हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो देखो बेटा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड के। और लिविंग वर्ल्ड में पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमारी अर्थ पर लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हमने ब्रॉडली देखा था किस प्रकार का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रहा होगा, किस प्रकार से फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि हमारी अर्थ पर लिविंग सेल कैसे आया, ठीक है, कैसे केमिकल्स बने होंगे। और हमारी अर्थ एक बड़ी लेबोरेटरी के समान थी जिसमें कई सारे केमिकल्स बने और उन केमिकल्स ने आपस में इंटरेक्शंस किया, उन मॉलिक्यूल्स ने आपस में इंटरेक्शंस किया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने और फाइनली जीवन का अवतरण हुआ। फाइनली लाइफ इमर्ज हुई। पहली बार लाइफ वाटर के अंदर बना। हमने कीमो हेटेरोट्रॉफ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे, ये भी बात किया हमने, ठीक है ना। तो कई सारे कॉन्सेप्ट को हम यहां पर समझ चुके हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पूरी की पूरी बायोलॉजी एक ब्यूटीफुल स्टोरी के समान होती है और इस कहानी को समझने के लिए हमें सारे किरदारों को समझना पड़ता है, ठीक है। तो हम केवल, देखिए, मैंने आपसे हमेशा हर बार कहा है कि यू हैव टू फील द सब्जेक्ट। एक चीज और आपको बताऊंगा मैं आज कि हमेशा जब भी आप 12 बजे क्लास अटेंड करने के लिए यहां पर आते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप फॉलो कीजिएगा, मजा आएगा। यानी आपको जब भी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा अपने दिमाग में डालिए सबकॉन्शियस में कि यू आर गोइंग टू अटेंड ए फिजिकल क्लास 1-to-1, ठीक है। और आप जो है वो तैयार हुई। तैयार होने का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा लगा दिया अपने बाल संवारने में। कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो अपना जो है नहा धोकर बकायदे से अपनी क्लास में जाते हैं ना, वैसे स्कूल जाते हैं, वैसे बिल्कुल तैयार होकर जो है वो मोबाइल बैठिए और अपना लेक्चर फिर सुनिए। बिल्कुल इमेजिन कीजिए कि यू आर इन ए स्कूल, यू आर इन ए कोचिंग क्लास, यू आर समवेयर एल्स, जहां पर आप जो है वो आउटसाइड की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर केवल पढ़ने पर फोकस कर रहे हैं। 8-10 दिन ऐसा करेंगे ना, मजा आएगा। आपको पता है ये लॉकडाउन में पिछले कई दिनों से मैं भी घर के अंदर हूं, लेकिन मैं तब भी आपके लिए रिकॉर्डिंग कर कुछ भी काम करता हूं मैं तो बाकायदा जो है वो ड्रेसअप होकर जो है, तैयार होकर जो है, फिर वो उस काम को आगे प्रोसीड करता। लगता है कि हम काम करने गए हुए, कुछ काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो घर में तो फिर लेटे रहो, घर में सोते रहो। तो जो लोग बिल्कुल ऐसा कि लेट के सुन रहे हैं, वो लेट गए मोबाइल लेके ऐसे के, तो वो सिंसियरिटी नहीं आती बेटा, है ना। आपको बकायदा टेबल पर बैठना है, बकायदा सेलफोन रख के आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है आपको, ठीक है। बार बार एक क्वेश्चन मत कीजिए कि नोट्स बनाओ कि नहीं बनाओ, ये नोट करूं कि नहीं करो। यार तुमको जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो तुमको याद रखने में कठिनाई है, उसका नोट्स बनाइए। और बार बार ये रिक्वेस्ट भी मत कीजिए कि आप डाल दो ना पीडीएफ, आप डाल दो ना नोट्स। नहीं, बिल्कुल नहीं डालेंगे। आपकी कमांडो ट्रेनिंग है, आपको खुद ही नोट्स अपने बनाने, शॉर्ट में बनाइए, जैसे बनाना है कंफर्टेबल बनाइए, लेकिन आपकी कॉपी में कुछ ना कुछ लेक्चर के बाद तक लिखा होना चाहिए जो आपके सबसे काम आएगा। ये मैं कह रहा हूं आपसे अपने अनुभव से, मेरा अनुभव काफी बड़ा है। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, उनसे बेहतर कोई दूसरा नोट्स नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो वापस लौट के अपने सब्जेक्ट पर आते हैं हम। तो अब तो एक बात तो समझ गए कि कमांडो ट्रेनिंग में मैं आपको देख रहा हूं। हाँ, ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि मैं आपको देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं आपको बैठ के, और सच में कर रहा हूं, ठीक है। और आप सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने आया हूं बेटा बैठ के, इसलिए मेरा बच्चा बिल्कुल अलर्ट होके ध्यान से संभल कर पढ़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था कि अर्थ पर लिविंग सेल कैसे आया, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने। तो हमने फिर इवोल्यूशन से कनेक्ट किया और हमने कहा कि भाई इतना हम समझ चुके हैं कि लाइफ कैसे हमारी अर्थ पर बनी। इसका हम मतलब इसको जब डिटेल में कहां देखेंगे? इवोल्यूशन में देखेंगे। जब 12th क्लास में इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी ब्रीफ में हम इतना समझ गए हैं कि लाइफ कैसे आया। आज के लेक्चर में हमारा फोकस है कि लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में से हम वो हिस्से को समझें जहां पर लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक को बतलाया गया है, ठीक है, क्लियर। देखिए, आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, ठीक है, 2 आपके सामने इमेज है। इन दोनों इमेज में से क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि कौन सा जो है वो लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है? के मैंने कहा ये इमेज ए है और इमेज बी है। के ऐसा एमसीक्यू नीट में नहीं आता है, ठीक है। मैं आपसे केवल और केवल जो है वो आपको समझाने के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इन दोनों में से लिविंग कौन सा है? आप बोलेंगे सर ये बच्चा तो बचपन से ही बदमाश दिख रहा है मेरे को, ठीक है, इसके आसार मुझे अभी से ठीक नहीं लग रहे हैं, तो यही जो है वो लिविंग बीइंग है। और दूसरी वाली तो डॉल है। डॉल को देखो तो एक्सप्रेशन इसका
मतलब बच्चों की जनरेशन को हुआ क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बात समझ गए कि आपने पहचान लिया, आपने झट से आइडेंटिफाई किया कि सर ये जो ए है ये तो एक डॉल है, ठीक, एंड इट्स ए ब्यूटीफुल बेबी, ये एक बेबी है, लिविंग है, ठीक है। क्यों? आपने देखा एक्सप्रेशन, आपने देखा उसके हैंड का मूवमेंट टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको समझ में आया कि हाँ ये लिविंग है, दूसरा नॉन लिविंग कि तो इनके बीच में यदि हम एक काम करें, हम यदि इनको समझने की कोशिश करें और केमिकल एनालिसिस करें, हम लिविंग और नॉन लिविंग का हम एटॉमिक लेवल पर जाकर समझे, हम कि एटॉमिक लेवल पर जाकर समझे, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर समझे कि क्या डिफरेंस है, पता है आपको ये समझ में आएगा कि केवल मामूली सा केमिकल कंपोजिशन में फर्क है, अदरवाइज जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग जो है। अब ये मत बोलना ये तो रबड़ की बनी है, इसमें ऐसा है, इसमें ये केमिकल होगा, ये सब अभी सिंपल प्लेन बात कर रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में यदि आप केवल केमिकल कंपैरिजन करते हैं तो बहुत बड़ा अंतर देखने आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो अंतर है वो इस बात का है टाइप ऑफ केमिकल्स की, किस प्रकार से वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसका फर्क है। लिविंग के अंदर आपको मेटाबॉलिज्म देखने मिलेगा, आपको सेल्स देखने मिलेंगी, सेल्स में जो है वो लाइफ को बनाए रखने के लिए लगातार प्रोसेस चल रही होंगी, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा देखने के लिए आपको। लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकते होंगे, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ये बच्चा रिएक्ट कर सकता है, अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है, भूख लगी रो लेगा वो उठ के, कुछ चीज लग गया तो रोने लगेगा वो उठ के, रिस्पॉन्ड करेगा वो, लेकिन नॉन लिविंग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, है ना। ये तो हम ऐसी विशेषताएं हैं जिसको हम छोटी क्लास से सुनते आ रहे हैं और हमें ये मालूम भी है कि तो मतलब ये है कि हमने कहा कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। तो अब देखो, अब एक रैबिट बोलता है भैया ऐसा है, मेरे को एक गाजर खाने को दे दोगे तो मैं अपने आप से चल सकता हूं और मैं दिन भर अपना भोजन ढूंढ लेता हूं और खुद ही अपना भोजन ढूंढकर जो है खा लेता हूं और उसके बाद जो है वो दिन भर भागता फिरता हूं। और कार बोलती है कि भैया मैं मूव तो मैं भी करती हूं लेकिन मैं बगैर अपने आप से मूव नहीं करती हूं, मुझे किसी को चलाना पड़ता है मेरे को के, और दूसरी बात है मुझे मूव करने के लिए पेट्रोल की ईंधन की रिक्वायरमेंट होती है मुझे के। दोनों मूवमेंट कर रहे हैं। यदि आप बोल दो मूवमेंट जीवित मूव करते हैं, अरे तो ये कार भी तो मूव कर रही है, ठीक है ना। तो मतलब अभी हमको एक बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि यार लिविंग को जब बोलेंगे ना तो लिविंग के लिए हमको ऐसी प्रॉपर्टीज चुननी पड़ेंगी जो नॉन लिविंग में होती ही नहीं है, और लिविंग में भी जो है उन प्रॉपर्टी का कोई एक्सेप्शन ना मिले हमको, कि यानी हर लिविंग के अंदर वो प्रॉपर्टी होना चाहिए, उनको हम बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ध्यान से बात सुनना, ध्यान से बात सुनना बेटा। दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एक होती है, मैंने कहा एक है सिंपल, मैंने कहा प्रॉपर्टीज, मैंने कहा गुणधर्म या प्रॉपर्टीज के मतलब लिविंग में ये होगा, नॉन लिविंग में ये होगा, लिविंग में वो होगा, नॉन लिविंग में ये नहीं होगा, ये हम देखेंगे, वो लिस्ट तैयार कर लेंगे। एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, मतलब इसका कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा और हर लिविंग बीइंग के अंदर देखने मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया अरे मैं छोटा होना भूल गया, है ना, मुझे छोटा होना चाहिए ताकि आपको स्क्रीन पीछे का दिखाई पड़े, है ना। चलिए ठीक है, कभी कभी भूल जाता हूं यार, है ना, सॉरी फॉर दैट। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि जो लिविंग है, मान लो लिविंग के लिए हमने बोला कि लिविंग तो रिप्रोडक्शन करना चाहिए, करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी है। झट से आपके दिमाग में आ गया सर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। कुछ ऐसे जीवित जीव मिलेंगे आपको, जैसे हम बात करें म्यूल्स की बात करें हम, के खच्चर की बात करें हम, लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो स्टेराइल होते हैं, ठीक है, इन्यूक्स की बात करें, स्टेराइल लोगों की बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, लिविंग है लेकिन नहीं कर पाते, ठीक है। हम वर्कर बी की बात करें, हम मधुमक्खी के छत्ते में नहीं रिप्रोड्यूस करती उठ के, तो मतलब यह है कि आपको कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने मिल जाएंगे जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो क्या वो नॉन लिविंग हो गए? अरे वो भी लिविंग है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन मे बी ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, रिप्रोडक्शन जो है प्रजनन जीवित की एक प्रॉपर्टी हो सकती है पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आ रही बात समझ में? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि सेल के अंदर चलने वाली एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक का मतलब सेल के अंदर केमिकल्स का बनना, सेल्स के अंदर केमिकल्स का बनना, कोशिका के अंदर रसायनों का बनना, वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, अपचय है।
उपचय बोलेंगे, हिंदी में उपचय बोलेंगे के। और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है उसका मतलब होता है केमिकल्स का टूटना, अपचय बोलेंगे के। मतलब यह हुआ हमारी सेल्स को जीवित रहने के लिए लगातार एनर्जी को प्रोसेस करना पड़ता है, लगातार फूड को लेना पड़ता है। तो लगातार हमारी सेल्स जो है कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चला रही होती है और उसी मेटाबॉलिक रिएक्शन का परिणाम होता है, उसी मेटाबॉलिक रिएक्शन का परिणाम होता है लाइफ। कोई एक्सेप्शन नहीं है। यदि मेटाबॉलिज्म रुक गया देन डेथ, ठीक है, डेड हो गया वो, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होगा तो लिविंग होगा वो, ठीक है, तब वो लिविंग होगा। इसका मतलब देयर इज नो एक्सेप्शन, कोई भी ऐसा अपवाद नहीं है कि जो लिविंग हो और उसमें मेटाबॉलिज्म ना हो। देयर इज नो एक्सेप्शन, नो 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 मतलब बिग नो, समझ गए? कोई भी ऐसा जो है एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी ऐसा अपवाद नहीं है जो लिविंग हो और उसमें मेटाबॉलिज्म ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। पर रिप्रोडक्शन में तो ऐसा था कि हां जीवित था पर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था। म्यूज की बात की हमने, वर्कर बी की बात की हमने, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब हां, अभी ये जो आपको रैबिट दिखाई पड़ा, इस रैबिट से मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई, तो मैं वो छोटी सी कहानी आपसे जरूर शेयर करूंगा। स्टोरी ये है कि एक बार सुबह सुबह की बात है कि एक टाइगर जो होता है, चीता सबसे तेज दौड़ता है। एक चीता सुबह सुबह जंगल में उठा और उसने उठ के देखा कि भाई जो है सुनना बात को, कहानी का मोरल निकालना बाद में हमें के। चीते ने देखा सुबह सुबह कि मुझे भूख लगी यार, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, मेरा 9 बजने को आया है, चलो कुछ ढूंढते हैं। दूर से एक जो है झाड़ियों में एक खरगोश दिखाई पड़ा के, उसने कहा ये बढ़िया ब्रेकफास्ट, बढ़िया रैबिट का ब्रेकफास्ट करते हैं। तो रैबिट को देखा, रैबिट ने उसको आते हुए देख लिया। अब रैबिट भागा, चीता भागा, रैबिट भागा, चीता भागा, रैबिट भागा, चीता भागा। अब दोनों भाग रहे हैं, स्पीड से रन कर रहे हैं। चीता बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन तब भी रैबिट जो है वो जोर से दौड़ा और एक बिल में जाके छिप गया। चीता बोला ऐसा भैया खरगोश, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। खरगोश ने पूछा, रैबिट ने पूछा क्यों नहीं खाएंगे? हम तो छुप गए, आप तो खा के दिखाओ, हम तो अंदर घुस जाएंगे बिल में। और बोला नहीं, हम तो इतना जानना चाहते हैं कि यार हमने बचपन में पढ़ा लिखा था कि हम सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणी हैं, फास्टेस्ट एनिमल हैं हम, और तुम तब भी हमसे इतना तेज दौड़े तुम कि तुमने हमको पकड़ा नहीं दिया अपने आप को। तो ये बताओ तुम इतना तेज कैसे दौड़ लिए, जब किताबों में लिखा हुआ है, लिटरेचर में लिखा हुआ है कि सबसे तेज तो हम दौड़ने वाले हैं, पर तुम तेज कैसे दौड़ लिए? रैबिट ने कहा भाई साहब ऐसा है, आप ब्रेकफास्ट के लिए दौड़ रहे थे और हम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, फर्क तो आएगा। आप ब्रेकफास्ट के लिए दौड़ रहे थे, हम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, फर्क तो आएगा दोस्त। याद रखना, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट के हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप बहुत बुद्धिमान नहीं है, हो सकता है कि आपको कभी कभी डर लगता हो कि पता नहीं नीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, सब तो कहते हैं नहीं निकलता मेडिकल, एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, हमारी मार्कशीटें, हमारी किताबें कहती हैं कि हम तो बहुत बुद्धिमान नहीं है। सामने वाला तो चीता है, उसका तो नंबर भी अच्छे आते हैं, मेहनत भी कर रहा है वो तो। अब कैसे? अब दोस्त वही जीतेगा जिसकी जान पे बनाएगी, जो जिसको लगेगा कि ये ही है सब कुछ। अपने आप से जिस शिद्दत से आप उसको चाहोगे ना, जितना व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए किसी चीज के लिए कोशिश करता है, उसी शिद्दत से यदि आपने पढ़ने पर फोकस कर दिया ना, तो दुनिया का कोई भी चीता आपको नहीं हरा सकता, कोई भी चीता आपको नहीं हरा सकता। कोई कुछ भी ट्रैक रिकॉर्ड रखा हो, फोड़ के आएंगे हम। समझ गए बात को? चलिए वापस लुट के आते हैं अपने मुद्दे पे, है ना। चलिए लिविंग नॉन लिविंग अंतर समझते हैं। ये मैंने क्लास 2 सेकंड क्लास की एक बुक से लिया हुआ है उसके के। तो हम देख रहे हैं इसमें कि आपने कहा कि लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो हम जानते हैं कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, हम पहचान सकते हैं। लेकिन अभी बात जो है वो केवल पहचानने की नहीं हो रही, बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए हम एक छोटा सा लिस्टिंग कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, लक्षणों को लेकर हम एक जो है चार्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट क्या कहता है कि देखो भैया, लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें कोशिकीय व्यवस्था देखने मिलेगी आपको, के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगा। द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, इट मींस उनमें होंगी सेल्स। ठीक है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको तो सेल्स भी समझ में नहीं आता,
क्योंकि भैया ऐसा है कि सेल्स का मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी के। जैसे आपका घर ईंटों से बना होता है ना, ऐसी आपकी बॉडी भी ऐसी इकाइयों से बनी होती है, और हर एक यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, जो लिविंग यूनिट होती है के, उसे हम सेल कहते हैं के। सेल के अंदर जो है लिविंग फ्लूइड होता है, उस लिविंग फ्लूइड को, उस जीवित द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा पूरा हमको, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला कि हर एक जीवित जीव में आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगा, कोशिकीय व्यवस्थितीकरण आपको वो देखने मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, जीवित जीव जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपसे, बाद में हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज को अलग अलग कर लेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि जीवित जीव क्या क्या कर सकते हैं। जीवित जीव जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते। जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है कि द मेटाबॉलिज्म इज सीन ओनली इन द लिविंग थिंग्स, जीवित ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है, ठीक है। एंड मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक सेल के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस जो लाइफ को सस्टेन करती हैं, एक सेल के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस जो जीवन को बनाए रखने का काम करती हैं, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, होम्योस्टेसिस, अब ये बड़े मजेदार चीज है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि जीवित जीव जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो एक काम करते हैं, वे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, कि वे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, अपने आसपास क्या हो रहा है उसको वो समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी के अंदर परिवर्तन है, अपनी बॉडी, क्योंकि यदि जीवित रहना है तो एक निश्चित, यदि लिविंग रहना है, जीवित रहना है, लाइफ को बचा के रखना है, तो अपने अंदर एक केमिकल कंपोजिशन बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन में ही सेल्स के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी, जिंदा रखने वाली रिएक्शन चल रही होंगी। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने के लिए एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन, एक निश्चित कंपोजिशन सेल के अंदर रखना पड़ता है, और उसको बनाए रखने की कोशिश करना, उसको मेंटेन करने की कोशिश करना कहलाता है होम्योस्टेसिस। हिंदी में बोलते हैं समस्थितिकता। अब देखिए हिंदी वर्ड है इसका समस्थितिकता, ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा वर्ड है कि मैं आई लव दिस वर्ड को। सम मतलब होता है एक समान बनाए रखना, स्थिति के, स्थितिकता मतलब स्थिति के, कंडीशन के, मतलब एक समान कंडीशन को बनाए रखने की जो कोशिश एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, ताकि उसके सेल के अंदर का कंपोजिशन मेंटेन रह सके और वो लिविंग रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू कर सके, के उस चीज को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। फिर लिविंग बीइंग अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, यानी एक बैक्टीरिया अपने समान बैक्टीरिया को ही प्रोड्यूस करेगा, एक प्रोटोजोआ अपने समान प्रोटोजोआ को ही प्रोड्यूस करेगा। मतलब इनमें आपको जो है वो कंटिन्यूटी देखने मिलती है, लाइफ में कंटिन्यूटी देखने मिलती है, हेरिडिटी होती है, मतलब दे कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन, अपने लक्षणों को वो अगली पीढ़ी को दे पाते हैं, लिविंग होता है, ठीक है। फिर द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, के स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, तो कई बार हम छोटी छोटी बातों का मतलब नहीं समझते हैं और बाद में दिक्कत जाती है बेटा, के हर वजह आपको कोई भी बेटा मेरे लेक्चर में यदि आपको कोई भी टर्म समझ में ना आए ना, तो कमेंट में लिख भेजिएगा और मैं सारे कमेंट देखता हूं। अब चूंकि मैं, आप बोलोगे सर आप कमेंट देखते हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा? आप ना तो हमको हार्ट देते हैं कभी, ना आप कुछ लिखते हैं हमारे बारे में। देखो ऐसा है, मैं आपको हार्ट दूंगा, अपना हार्ट दूंगा, वो रेड हो जाता ना, वो यूट्यूब का हार्ट है, वो मजेदार हार्ट नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि वो जो यूट्यूब का हार्ट यदि मैं टिक कर दूंगा तो मतलब आपको मैंने तब जो है वो आप मेरे बड़े क्लोज हो गए हैं, ठीक है ना? गलत फहमी है ये। आपको मैं हार्ट दूंगा, कब दूंगा? जब आप सिलेक्ट होंगे, जब आप मेरे परिवार का एक हिस्सा बनेंगे, हमेशा के लिए आप जो है वो इस बायोमेंटर्स फैमिली का हिस्सा बनेंगे, तब आप एक सच्चे कमांडो बनेंगे, एक सच्चे योद्धा बनेंगे जो जीत कर आएगा, और फिर वहां तब आप जो बोलेंगे वो मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। यार कुछ तो देना पड़ेगा ना यार, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी ना। तो मैं इतना ही बोलता हूं आपसे कि हार्ट तो मिलेगा आपको, पर अभी नहीं मिलेगा, एक कमेंट करने पर नहीं मिलेगा, कुछ कर दिखाने पर मिलेगा, क्लियर, ठीक है। पर आप कमेंट कीजिएगा इस बात को लेके, मान लो मैं कमेंट कीजिएगा, मतलब मेरा ये है कि यदि मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर कीजिए। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कोई टर्मिनोलॉजी बेटा आपके समझ में नहीं आती है ना, तो आप कमेंट में लिख भेजिए, मैं उस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करता हूं, आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, क्लियर।
ये मत सोचिए कि ये क्लास में इंटरेक्टिव नहीं है, क्योंकि देखो आप में से कई बच्चों ने देखा है ना कि लाइव लेक्चर्स आर डिस्टर्बिंग, ठीक है। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब भी लाइव क्लास मैंने जितनी बार भी ट्राई किया, प्रीमियर भी किया मैंने, कुछ बार लाइव भी पहले कभी लिया है, वो चैट जो होता है ना अनोइंग होता है। मतलब मैं पर्सनली आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल कि आप इतने सीरियस वेंचर में, इतने बड़े उद्देश्य में आप जो है वो हेलो हाय हाय कैसे हो, कैसी हो, क्या चल रहा है, कहां से हो, अरे तुम पढ़ना लिखना छोड़ के वो चैट में लगे हुए हो, है ना। हमें नहीं, हमारा डिसिप्लिन, हमको डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में याद रखिए, यदि आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो जीवन बेतरतीब है फिर, और बेतरतीब चीजें, बिखरी हुई चीजें अच्छा परिणाम कभी नहीं देती है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, स्टिमुलाई वर्ड का मतलब क्या होता है, जहां बात शुरू की थी मैंने आपसे, इसका मतलब होता है एनी चेंज, कोई भी ऐसा परिवर्तन, चाहे वो टेम्परेचर के लेवल पे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पे हो, चाहे वो केमिकल के लेवल पर हो, चाहे वो प्रेशर के लेवल पे हो, जिससे कि जिसको एक सेल समझ पाए हमारे आसपास क्या है। मैंने टच किया, देयर इज अ प्रेशर इफेक्ट, ठीक है। मान लो ये करंट था, कुछ यहां से करंट लगा, इससे अरे करंट लगा मेरे को, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के। कोई केमिकल गिर गया, एकदम इरिटेशन हुआ, केमिकल इफेक्ट हुआ, ठीक है ना। यहां पे कुछ चीज गर्म थी, उसके पास आया, अरे हटा लिया मैंने, ये भी क्या हुआ, ये भी एक थर्मल। तो मतलब स्टिमुलस में भी ऑफ वेरियस टाइप के, ऐसा कोई जिसके लिए एक लिविंग सेल रिस्पॉन्ड कर सके, दैट इज द स्टिमुलस। और लिविंग सेल स्टिमुलस को पहचानती हैं, उद्दीपन को पहचानती हैं, और उसके लिए वो जवाब देती हैं, उसके लिए वो जवाब देती हैं। तो और स्टिमुलस क्या होते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है आसपास, उसमें टेम्परेचर है, उसमें वाटर है, उस मॉइस्चर है उसके अंदर हीट है, तो यही सारा तो स्टिमुलस है नेचर में, प्रकृति में, नेचर में यही तो स्टिमुलस है सारे के सारे। इसको लिविंग सेल समझ पाती है, उसका जवाब दे पाती है। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आपको ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और इसके अलावा जो है समय आने पर, समय के साथ साथ वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, वो और बेहतर वर्जन अपना तैयार करते हैं उनके। और बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन के चलते, बदलती हुई पर्यावरणिक अवस्थाओं के चलते, पर बदलते हुए इन्वायरमेंटल फैक्टर के चलते हुए अपने अंदर लगातार विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ताकि वो नई कंडीशन के अनुसार अपने आप को सेट कर सके। क्लियर? यही तो जीवन है, और क्या है, एवरीथिंग इज लाइफ। और ये जो जितनी कैरेक्टरिस्टिक है ना, इनको एक बेटा बिल्कुल दिमाग रखना, और ये आपको मैं आगे बताऊंगा भी कि जीवन का एक बड़ा सिद्धांत यहां पे जुड़ा हुआ है, कि हम आगे कभी बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, तो कंक्लूजन निकाला हमने, कहा कि देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। क्या क्या हो गया, लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। कोशिकाओं, जीवित जो है वो जीवित जीव सेल्स से, कोशिकाओं से बने होते हैं। लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें आपको अलग अलग तरह की व्यवस्था देखने मिलेगी। लिविंग थिंग्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वे अपने इन्वायरमेंट का जवाब देते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंट, वो ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, और इवोल्यूशन भी शो करते हैं। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फिर एक क्वेश्चन आ गया है, आर वायरसेस अलाइव, क्या वायरस जीवित हैं? सोचिए, क्यों वायरस का जिक्र आया? अरे भाई, इस समय यदि वायरस का जिक्र नहीं किया हमने तो फिर क्या किया, ठीक है। पूरी दुनिया जो है वो, पूरा जो वर्ल्ड है वो, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या है, वो आज जो है वो घर के अंदर बंद है, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बड़े मजेदार चीज दिखाता हूं आपको। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा जो, मैं जहां मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये पूरा कैमरा मैं इसको जो है वो रोटेट करता हूं यहां से। देखिए आप, ये कैमरा पूरा रोटेट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। मैं अपने आप को बड़ा करता हूं उसमें, ताकि आपको दिखाई पड़े। ये देखिए ना, ये देखिए, ये ठीक है, मतलब ये मेरा घर है, ठीक है। और फिर हम यहां से निकल के, देखो ये आपको दिखाता हूं मैं, ये लॉन वाला हिस्सा दिख रहा है मेरा, ठीक है। देखो, दिखाता आपको, वो देखो, है ना, ठीक है। ये हमारे घर का सच्ची का बगीचा है, जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ठीक है।
चलिए वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे। हाँ वापस आ गए ना, सही तरीके से लौटाए वापस, है ना, प्रॉपर लैंडिंग हुआ है नहीं हुआ, हो गया प्रॉपर लैंड के। तो एक्चुअली में एक वायरस ने हमको जो है घर के अंदर बंद कर दिया, सारा काम घर के अंदर चल रहा है अभी, आप भी घर से पढ़ रहे हैं, हम भी घर से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक वायरस जो है, उस वायरस में ऐसा क्या है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि वायरस जीवित है या नहीं है, अलाइव है या नहीं है के। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसमें कि वायरसेस आर हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज। कुछ वायरस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो लिविंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। एक वायरस को हम क्या बोलते हैं, दे आर दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ये आजीवित और जीवित के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं, दे आर दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के। ये जीवित और आजीवित के बीच की जो है वो संयोजक कड़ी होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं, ठीक है। अब लिविंग कैरेक्टर क्या है, दे कैन रिकॉग्नाइज देयर होस्ट, ये अपने होस्ट को पहचान सकते हैं। ये कोविड हमको पहचानता है कि इंसान है, ठीक है, अटैक करना है इन पे, अपने होस्ट को पहचानते हैं, ठीक है। दे मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल्स, ये सेल्स के अंदर जाकर जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और दे प्रोड्यूस देयर, अपने समान वायरसेस को वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने समान वायरस को बनाते हैं और सेल्स को मार के बाहर निकल आते हैं। अब सोचिए, वायरस अपने होस्ट को पहचान रहा है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है और अपने जैसे और सारे वायरस को रिप्रोड्यूस करके बाहर निकल रहा है। तो ये लिविंग प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई, हुई। लेकिन अब नॉन लिविंग क्या है, इनके पास सेल के समान अरेंजमेंट नहीं है, इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है, ठीक है, सेल के समान अरेंजमेंट नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इनके पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं है। ये हमारी लिविंग सेल की मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको हम बारीक बारीक रेत के कण सा एक बोतल में बंद करके रख सकते हैं। तो ये तो नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गए। इसीलिए वायरसेस को हम प्योरली लिविंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दे मे हैव सर्टेन लिविंग कैरेक्टर, इनमें कुछ जीवित लक्षण देखने मिलते हैं। दे मे हैव सर्टेन नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, सो हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, तो अब हम आ गए एनसीईआरटी के अंदर के, तो अब हम इंटर कर गए एनसीईआरटी में, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इसमें हम, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब जीवित को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं इसमें हम, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को बेटा हम देखते हैं। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी के पॉइंट है, के लोगो लगा मतलब एनसीईआरटी के पॉइंट है, के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि हम जब भी कभी जीवित को डिफाइन करते हैं तो हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं जो जीवित जीवों में हमको देखने मिलता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, और बदलती हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना हो गया, माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि कोई भी स्टिमुलस का जवाब देना, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना उसका, के ये भी जीवित की प्रॉपर्टी है। ये दीज ऑल आर दी यूनिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये कभी भी आपको देखो, ये फीचर वो है कभी जो यूनिक फीचर में शामिल है लिविंग के। फिर इसके अलावा हम कहते हैं कि जीवित ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, उनमें सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को ये सेट कर सकते हैं। मतलब इनकी जो सेल्स है वो ट्राई करती हैं ताकि उसके अंदर कम से कम परिवर्तन हो, बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन से वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपने पर्यावरण से, आउटर फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और अपने आप को इमर्ज करते हैं। इनमें लगातार इवोल्यूशन भी देखने मिलता है। अब देखो एनसीईआरटी ने एक एक वर्ड में बड़ी बड़ी बातें लिख दी उसने, के उन्हें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस, ठीक है। अब ये जो एनिमेशन है ना, ये ज़ॉम्बी है, ठीक है, इसको इधर कंसीडर मत करना, है ना, ठीक है। ये इसलिए ताकि तुम स्लाइड को गौर से देख लो। तुम्हारा यदि फोकस केवल इस एनिमेशन पर रहेगा तो गड़बड़ बात है ना, फोकस रहना चाहिए कंटेंट पे। चलिए फिर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ग्रो करते हैं, इंक्रीज इन मास
एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ के। अब देखो बेटा, यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन बना, एमसीक्यू बनता है कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ के, वृद्धि के व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ठीक है, क्या होंगे बेटा? एक होगा मास का बढ़ना, ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा नंबर का बढ़ना सेल के, ठीक है ना। दीज आर दी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि मास का बढ़ना हो गया, नंबर का बढ़ना हो गया। कि अब देखो बेटा, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, दिमाग में रखना है इसको, टर्मिनोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी करके। मैंने आपसे कहा हाइपरप्लाजिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। हम आगे जूलॉजी में भी यूज करेंगे इन वर्ड को, ठीक है। फिर एक है हाइपर ट्रॉफी, हट जाऊंगा बेटा, मैं लिख दूं इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, ठीक है। सेल का साइज लगातार बढ़ेगा, हाइपर ट्रॉफी बोलेंगे, नंबर बढ़ेगा, हाइपर प्लाजा बोलेंगे। ये दो टर्म चूंकि यहां पर जिक्र हुआ इसलिए मैंने आपको बता दिए, दिमाग में रखिएगा आपके। तो ग्रोथ में क्या होता है? साइज बढ़ता है, शेप बढ़ता है बेटा के। और इसके लिए ग्रोथ में की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ की जो दोहरी विशेषता है वो क्या होती है कि मास बढ़ेगा और नंबर बढ़ेगा यहां पे, ठीक है, क्लियर। अब डेवलपमेंट की बात करें यहां पे, लेकिन किसके लिए बेटा? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म के लिए। यदि केवल यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होगा ना तो केवल जो है वो मास बढ़ेगा, नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म तो एक सेल का होता है, तो नंबर कैसे बढ़ सकता है भला, है ना, क्लियर। तो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा बेटा कि हमने देखा ग्रोथ या डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, तो मैंने क्या कहा? ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन साइज एंड शेप। डेवलपमेंट का मतलब होता है समय के साथ साथ जो है जीवित जीव जो है वो अपने आप को अपने ग्रो करते हैं और मैच्योर करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर मल्टी सेल्ड कंडीशन होती है, फिर उसमें ऑर्गन बनते हैं, हाथ बनता है, पैर बनता है, ऑर्गन बनते हैं, तो जो ऑर्गेनोजेनेसिस है दैट इज द डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट इज ए डायरेक्शनल ग्रोथ, डेवलपमेंट इज ए डायरेक्शनल ग्रोथ। विकास और वृद्धि में फर्क है। वृद्धि किसी भी चीज को बोल सकते हैं हम जो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन एक निश्चित दिशा में, एक डायरेक्शन में क्या बन रहा है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो द डायरेक्शनल ग्रोथ इज एक्चुअली द डेवलपमेंट, ठीक है, क्लियर। तो मैंने क्या कहा? ग्रोथ ए परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड ड्राई मास बाय एन इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल साइज बोथ, ठीक है, या और बोथ। देखो नंबर एक, अब यहां पे कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखना कि ग्रोथ इज परमानेंट इंक्रीज, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है इसमें, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा इसके अंदर के। ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है, ये इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वृद्धि होती है, ठीक है। अब मान लो एक चट्टान थी, एक रॉक थी, उस रॉक के ऊपर मिट्टी की एक परत जमा हो गई, दूसरी परत जमा हो गई, सालों में, कई सालों में एक के ऊपर एक कई सारी परतें बन गई। तो चट्टान जो है वो रॉक जो है वो, ये रॉक थी, इसके ऊपर एक लेयर बना, दो लेयर बना, लेयर बनती चली गई और रॉक की लंबाई बढ़ गई। तो क्या ये ग्रोथ है? बिल्कुल ग्रोथ है। साइज बढ़ा मतलब ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ क्या है? फ्रॉम आउटसाइड है, इनसाइड नहीं है। क्या यहां पे प्रोटोप्लाज्म बढ़ा? नहीं बढ़ा के। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है फ्रॉम इनसाइड होती है, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ द सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। बड़ी मजे की बात है कि जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आप बोलेंगे कि ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ द लिविंग बीइंग, द ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ द सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। कुछ क्रिएट होगा वहां पे, क्लियर। तो ये इनसाइड होती है और नॉन लिविंग में ग्रोथ हो सकती है पर वो आउटसाइड होती है। इसका मतलब यदि ग्रोथ नॉन लिविंग में हो सकती है, लकड़ी का एक सूखा टुकड़ा है, लकड़ी का एक सूखा टुकड़ा है, एक वुडन पीस है, उसको पानी में डाल दिया, फूल गया, वो साइज बड़ा हो गया उसका। बरसात के दिनों में दरवाजे फूल जाते हैं, तो क्या ग्रोथ है? तो हां है ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ है। तो क्या ग्रोथ को आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो लिविंग बीइंग की? डिफाइनिंग का मतलब केवल लिविंग के अंदर हो और कोई भी लिविंग ऐसा ना हो जिसमें ना होता हो। ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। इट मे ऑल्सो सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स, बट इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्लियर। देखिए अब यहां पे क्या देख रहे हो? इस
इमेज को देख के बताओ, इसमें आप ग्रोथ देख रहे हो या डेवलपमेंट देख रहे हो या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीजें देख रहे हो? आप इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अवस्थाओं को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे टेडपोल से फ्रॉग बना, फ्रॉग की टेल गायब हुई और एक्चुअल मैच्योर एडल्ट फ्रॉग बन गया। तो इस पूरे इसमें क्या है, देयर इज अ डायरेक्शन एंड डायरेक्शनल ग्रोथ इज डेवलपमेंट। तो हम जो बोलते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्ड को एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में मामूली फर्क ये है कि डेवलपमेंट इज ए डायरेक्शनल ग्रोथ। ठीक है ना, क्लियर? लिविंग थिंग्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड डेवलप। जीवित जो वस्तुएं जो होती हैं, जो जीवित जीव होते हैं, वे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ, मैंने कहा ना आपसे कि ग्रोथ में सेल अपना नंबर बढ़ाती है, सेल का साइज ही बढ़ सकता है के, तो नई सेल्स बन सकती है, ना रिप्रोडक्शन करेगी सेल्स, नया अपना नंबर बढ़ाएगी, वो साइज ही बढ़ाएगी अपना के। और डेवलपमेंट में क्या, आप देखो यदि हम सेल के लेवल पे जाके बात करें, बिल्कुल फाइन लेवल पे जाके बात करें, हम सेल के लेवल पे जाके बात करें, हम बिल्कुल फाइन लेवल पे जाकर हम बात करें, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सेल का रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ रहा है, ग्रोथ में होता है। ठीक है, फिर सेल का कन्वर्जन की सेल से बनना क्या है, एक डायरेक्शन में, हाथ बनना है, पैर बनना है, सिर बनना है, क्या बनना है? सेल्स का डिफरेंशिएशन कहां होता है? डेवलपमेंट में होता है। अब ये यहां पे नीट आ गया, याद रखें, यहां पर 11 12 से बाहर निकल के बिल्कुल नीट की बात करते हैं हम, और ये क्लासेस जो है वो नीट का ही क्लासेस एक्चुअली। ठीक है ना, क्लियर? 11 12 आपके कारण बोलना पड़ता है, ये तो बच्चे भाग जाते हैं, बोलते हैं अरे सर तो पढ़ाते ही नहीं हमको, तो जबकि पूरा सिलेबस कवर होता है 100%। तो रिमेंबर दैट, ठीक है, यहां पे जो है एम्स के लेवल का क्वेश्चन बनता है, हालांकि अभी नीट का एक ही एग्जाम होगा, तो यहां पे जो है हाई लेवल थिंकिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि डेवलपमेंट में सेल का डिफरेंशिएशन देखने मिलेगा आपको, और ग्रोथ में आपका सेल का रिप्रोडक्शन आपको देखने मिलेगा यहां पे। ठीक है ना, क्लियर? तो मैंने कहा कि सेल चेंजेस शेप एंड स्ट्रक्चर टू बिकम डिफरेंट एंड सर्व डिफरेंट फंक्शंस, फिजिकल चेंज, डायरेक्शनल ग्रोथ। ठीक है ना, ये डेवलपमेंट है। ठीक है ना बेटा, क्लियर? तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, फाइन। चलिए, अब हिमालय है, हिमालय के साथ कहानी क्या है? हिमालय के साथ कहानी यह है कि हर साल वो 2.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बढ़ गया? मैंने कहा ना कि ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कि ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ लिविंग। ठीक है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि मेटाबॉलिज्म है, याद रखना। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा यहां पे कि हिमालय हर साल हिमालय जो है वो 2.5 सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं ऊपर। अलग अलग बुक्स में लगता है, लगभग मान के चल 2.5 मतलब बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? कारण, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, क्या हम जो है भूगोल या ज्योग्राफी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। होता यह है कि हमारा जो इंडियन प्लेट है, कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है, वो इंडियन प्लेट जो है वो तक देख रहे हैं आप यहां पे कि इंडियन ओशन से इंडियन प्लेट जो है वो मूव करता हुआ आया कहां पे? यूरेशियन प्लेट के, यूरोप और एशिया में इंडियन प्लेट आके जुड़ा हुआ है। अब दिस इज द प्लेट टेक्टोनिक्स। ये क्या है बेटा? ये है प्लेट टेक्टोनिक्स है। छोटी क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ते थे ना कि हमारे महाद्वीप जो है वो दूर दूर जाते हैं या पास पास आते हैं। जब प्लेटें टकराएंगी भूकंप आएगा, प्लेटें दूर दूर जाएंगी लावा बाहर निकलेगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा कई बार। ठीक है, क्या हुआ कि जो है हमारा इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट में जाकर टकराया यहां पे, तो टकराने से क्या हुआ? वहां पे फोल्ड आ गए। हिमालय इज ए फोल्डेड माउंटेन, फोल्ड आ गए और वो फोल्ड ऊपर उठ गया। मजे की बात यह कि जहां पर आज हिमालय है वहां पे कभी महासागर था। क्या था? महासागर। आज भी हिमालय की चोटी पर आप अभी कभी कभी देखेंगे तो वहां पे आपको जो है समुद्र की गहराइयों में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म, मछलियां, वो सब आपको मिल जाएंगी, उसमें उनके फॉसिल्स मिल जाएंगे। किसी पहाड़ की चोटी पे आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, पर हिमालय की चोटी पे आपको फॉसिल भी मिल जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि वो फोल्ड लगातार नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं, और वो फोल्ड का हिस्सा कहां है? एक्चुअली वो हिस्सा ये वाला हिस्सा, दिस इज दिस।
नेपाल भूटान वाले के, इसलिए इस हिस्से में जो है कई बार भूकंप आने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं जो अर्थक्वेक की संभावना यहाँ पर ज्यादा रहती है। याद है नेपाल में एक बार अर्थक्वेक आया था, पूरा नेपाल हिल गया था के, नेपाल में बहुत भारी डैमेज हुआ था। तो ये चूंकि ये प्लेट टेक्टोनिक्स का हिस्सा था, प्लेटें जो है वो एक दूसरे में जो है जा रही है अंदर, इसलिए टकरा रही, टकराने पर जो है वो लगातार प्रेशर के कारण लगातार हिमालय माउंटेन का साइज बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये लिविंग है? अरे कहां प्लेट टेक्टोनिक्स और कहां लिविंग की बात कर रहे हैं? कि नहीं बेटा ये लिविंग नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ कैन बी सीन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो अब जब हम लिविंग की बात करते हैं और ग्रोथ की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा सेल रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, दे ग्रो फ्रॉम इनसाइड, के ये अंदर से वृद्धि करते हैं। के यदि हम ग्रोथ की बात करें, हम ये एरो में ग्रोथ के लिए लगा रहा हूं कि ग्रोथ की बात करें तो इनसाइड करते हैं। दे ग्रो बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स का नंबर बढ़ा के ग्रो करते हैं। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। के याद रखो, प्लांट्स में जो वृद्धि होती है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो होती है लोकलाइज्ड एंड अनलिमिटेड। ये मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है बेटा, पौधों में जो वृद्धि होती है वो होती है लोकलाइज्ड एंड अनलिमिटेड। के लोकलाइज का मतलब है सर्टेन ग्रोइंग पॉइंट पे प्लांट ग्रो करते हैं के, और उन ग्रोइंग पॉइंट्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मेरिस्टेम बोलते हैं। विव ज्योत की टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रूट टिप है, रूट का सिरा होता है, शूट टिप है, शूट का सिरा होता है, मतलब जड़ का और तने का जो सिरा होता है वो रूट टिप एंड शूट टिप, ठीक है। वहां पे ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स हैव सर्टेन ग्रोइंग पॉइंट, तो ग्रोथ हो गई लोकलाइज, और जब तक वो ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट रहेंगे प्लांट ग्रो करता रहेगा। जब तक मेरिस्टेम प्रेजेंट रहेगा प्लांट ग्रो करता रहेगा अनलिमिटेड। के एनिमल्स में ग्रोथ होती है, एनिमल्स में ग्रोथ होती है अनलोकलाइज्ड एंड लिमिटेड, ठीक है ना। एनिमल्स में ग्रोथ पूरी बॉडी में होती है तो अनलोकलाइज हो गई, कोई सर्टेन ग्रोइंग पॉइंट नहीं। ऐसा नहीं होता कि एक हाथ बढ़ रहा था, एक हाथ बढ़ता चला गया, बाकी बच्चे ही छोटा रह गया कि भैया मेरा हाथ तो बड़ा हो गया 20 साल का पर मैं 1 ही साल का हूं। ऐसा तो नहीं होता है। ग्रोथ जो है वो अनलोकलाइज है, पूरी बॉडी बढ़ती है, ठीक है, और लिमिटेड होती है, सर्टेन पीरियड तक बढ़ती है। तो एनिमल्स में ग्रोथ क्या है? अनलोकलाइज्ड एंड लिमिटेड। प्लांट्स में क्या है? लोकलाइज्ड एंड अनलिमिटेड, ठीक है, क्लियर। तो एनिमल्स में ग्रोथ को हम देखते हैं सर्टेन एज तक देखते हैं। However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell। के सेल डिवीजन हालांकि ये भी होता है, कभी कोई सेल टिश्यू डैमेज आता है तो उस सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी सेल डिवीजन हमको देखने मिलता है, ठीक है, ग्रोथ के अलावा। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से, लेकिन समस्या उनके साथ एक दूसरी है, क्योंकि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीजन करेंगे और ग्रो करेंगे सेल डिवीजन से। तो प्रॉब्लम ये वो 1 से 2 हो गए, 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। तो मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम के समान है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो किया मतलब एक सेल 2 में डिवाइड कर गई तो वो रिप्रोडक्शन भी हो गया यहां पे। तो क्या बोला मैंने कहा आपसे, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। ग्रोथ को देखना है तो इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। के देखिए सिंपल सी बात है कि जो है कहने का मतलब ये है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ आपको सर्टेन फेज में देखने मिलेगी, रिप्रोडक्शन सर्टेन फेज में देखने मिलेगा। दोनों इवेंट जो है वो एक ही जीवित जीव में होंगे पर अलग अलग तरीके से होंगे, वो अलग अलग तरीके से होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के। दे आर नॉट इनक्लूसिव इवेंट, दे आर द एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या विशिष्ट होंगे, अलग अलग प्रकार से होंगे, आप उसको बेहतर प्रकार से अलग अलग डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन याद रखना के ये भी कहा हमने कि बिल्कुल एनसीईआरटी के बेटा पॉइंट वाइज चल रहे हैं कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। के हमको ये पता होना चाहिए कि बॉडी मास बढ़ेगा तो उसको हमने क्या बोलेंगे, वृद्धि कहेंगे, उसको हम ग्रोथ कहेंगे, उसको हम, ठीक है। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। के यदि हम बोलते हैं केवल बॉडी मास बढ़ना ही बात है तो ये क्राइटेरिया, यदि केवल हम ग्रोथ का क्राइटेरिया मान लें कि साइज बढ़ गया, आकार बढ़ गया, बॉडी मास बढ़ गया, केवल वही ग्रोथ है तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो करते हैं। माउंटेन्स हो गए, बोल्डर पत्थर हो गए, बड़े सैंड माउंट्स हो गए, ठीक है। However, this kind of growth exhibited by non-living object is by the accumulation of material on their surface। के ये क्या होती है, दिस इज द ग्रोथ फ्रॉम
आउटसाइड, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो वृद्धि होती है फ्रॉम आउटसाइड होती है, बाहर से होती है, सरफेस पे केमिकल जमा होते हैं उससे होती है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहां से होती है, वो फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहां से होती है, वो इनसाइड होती है, अंदर से होती है, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड होती है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ग्रोथ को हम कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी पॉइंट पे आ गए हम जो शुरू किया था हमने के, एनसीईआरटी ने हमको वहीं पहुंचा दिया कि ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं हम, के कंडीशंस अंडर विच it can be observed in all living organisms have to be explained and then we understand that is the characteristic of the living system। के आपको सारी अवस्थाएं बतानी पड़ेंगी कि आप केवल ग्रोथ के आधार पर किसी चीज को आप लिविंग नहीं बोल सकते हैं। तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी कंडीशंस हैं, जो मेटाबॉलिज्म की बात करें, सेलुलर अरेंजमेंट की बात करें हम, के तभी हम जो है उसको लिविंग मान पाएंगे। तो एक अकेली ग्रोथ का डेटा लेकर आप उसको लिविंग नहीं मान सकते आप, ठीक है। यह बात जरूर है कि एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, क्लियर। एक जीवित जीव जो है वो ग्रो करता है, लेकिन यदि उसकी डेथ हो गई है देन इट इज नॉट ग्रोइंग, वो फिर ग्रो नहीं करता है। आप बोलोगे सर नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर रहे थे, अभी कहा था, तो वो बेटा वो बात थी नॉन लिविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट की। एक जीवित जीव मर जाएगा तो वो डिकम्पोज करेगी उसकी बॉडी, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे हम बायोलॉजी में, ठीक है। फिर तो कंक्लूजन क्या निकला भैया, कंक्लूजन निकल के सामने आया कि जो है ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बट मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्लियर। बट मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अपने इन्वायरमेंट को सेंस करना और रिस्पॉन्स को माउंट करना इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं, हमेशा करते हैं, बगैर किसी अपवाद के करते हैं। बट रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हमको लगता था यही होना चाहिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी कहानी को अगले लेक्चर में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और यहीं से हम बात को उठाएंगे कि इसके बाद क्या आगे, ठीक है। मतलब अभी मैंने कहा ना बेटा, हर लेक्चर जो है ना आगे के जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उस समय के लेक्चर के लिए वो एक फाउंडेशन तैयार कर रहा है। तो शुरुआती लेक्चर थोड़े सब्र से सुनिए। अब बच्चे बोलते सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ ना, और फास्ट पढ़ाओ ना। तो प्रॉब्लम है बेटा कि देखो तुम्हारी किताब में सब लिखा है, तुम उससे पढ़ लो। जब तक मेरा पर्पज यहां पर है कि मैं अपने बच्चों को समझाने के लिए आया हूं, बैठ के आई हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि आपकी समझ में आए। मैं पूरी ईमानदारी से अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं बेटा, ठीक है। हमारा लक्ष्य हमको तभी मिलेगा जब हम चीजों को समझेंगे, हमें रटना नहीं पड़ेगा, वो हमारे अंदर दिमाग में सेट रहेंगी, तभी मजा आएगा पढ़ाना, ठीक है। तो चलिए, तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।